आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आप लोगों को जैसा कि इस समय बतलाया गया है कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो आरओ में आए हैं क्वेश्चन, उनको हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि यह यूपी कमीशन द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराया जाता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही या अति महत्वपूर्ण कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आइए हम लोग उसी के संदर्भ में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। और एक आप लोगों को सूचना देता चलूं, हमारे नोटबुक के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उस पर आपका 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक आपको जितने भी हम टेस्ट सीरीज हम लोग करवा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज पर आपका 30% से लेकर 50% तक छूट है। और यह रिपब्लिक डे ऑफर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 75वीं गणतंत्र दिवस मनाई जा रही है और इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन है। यह भी एक फैक्ट है आप लोगों के कई एग्जामों के लिए, तो उसको भी याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, यह भारतीय इतिहास तथा संस्कृति करके टॉपिक है, उसी से है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में समुद्री अभियान भेजा था? यह सिंघल जो द्वीप है श्रीलंका का ही पूर्व नाम सिंघल था, तो सिंघल द्वीप के नाम से भी वहाँ, क्योंकि वहाँ सिंघल भाषा बोली जाती है इसीलिए उसे सिंघल द्वीप कहा जाता है। पहला जो ऑप्शन है यह राज है। दूसरा जो ऑप्शन बी है वह नरसिंह वर्मन प्रथम है। सी जो ऑप्शन है यह कीर्ति वर्मन प्रथम है। और डी ऑप्शन जो है वह जय सिंह प्रथम है। तो इसमें जो आपका उत्तर है यह नरसिंह वर्मन प्रथम है। आइए हम लोग इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पल्लव वंशीय कौन थे? यह नरसिंह वर्मन, यह आपके पल्लव वंश से इनका नाता था और इन्होंने 642 ईस्वी में आपका सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 नौसैनिक अभियान भेजा था, 2 नौसैनिक। और जो पल्लव वंशी या दक्षिण भारत के शासक आप देखेंगे उनका नौसेना काफ़ी मजबूत थी और वह नौसैनिक शासन भेजे। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वह महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे। यह भी आपका फैक्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने युद्ध में पराजित किया था तथा अंततः उसे मार डाला। मामल्लपुरम के मंदिर का भी इन्होंने ही निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही निर्माण करवाया था। इन्हीं के समय वेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा पर आए थे। तो वेनसांग को भी आप लोग याद रखिएगा, या कई परीक्षाओं में आपका पूछ देता है, कभी ईस्वी पूछता है, कभी इससे रिलेटेड या जो लेख लिखे हैं इससे रिलेटेड भी प्रश्न बना देता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? काशी क्षेत्र जो वर्तमान आपका बनारस है, इसी वाराणसी वाले क्षेत्र को पहले काशी क्षेत्र कहा जाता था। जो 16 महाजनपद हैं उसमें काशी भी था। तो आपका ऑप्शन जो है वह चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह है, पहला ऑप्शन। दूसरा जो है आपका चालुक्य राजा कुमारपाल है। और सी ऑप्शन जो है यह आपका चोल राजा कुलोतुंग है। और डी ऑप्शन कश्मीरी राजा जयसिंह है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है यह आपका चालुक्य राजा कुमारपाल सही उत्तर है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। चालुक्य राजा कुमारपाल जो जैन शासक हेमदार के प्रभाव में आए। जैसा आप लोग जानते हैं जैन धर्म में
कोई भी चीज़, वे लोग मुंह पर कपड़ा, यहाँ तक वे कृषि नहीं करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ताकि कृषि करेंगे तो कृषि में बहुत प्रकार के जो कीट होते हैं या अन्य होते हैं वह मारे जाते हैं, इसीलिए वह बिजनेस लाइन में ज़्यादा होते हैं वे लोग। तो हेमदार के प्रभाव में आए, प्रभाव में था, उसने पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने मंत्रियों को काशी भेजे। यह आप लोग ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन, और आप लोग यह बतलाइएगा कि कौन से आर्टिकल में आपका पशुओं पर जो उनको कितनी अथवा तक उन्हें मारने पर प्रतिबंध की बात कही गई है या रोक लगाने की बात कही गई है। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन है, दूसरा कथन कारण है, तो इसको आपको पढ़ना है। मेरा आप लोगों को सुझाव है, सबसे पहले आप कारण पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आपका थोड़ा भी पकड़ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप उसको हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, और इसका देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब वहाँ गए। तो इसका जो आपका चार कूट के माध्यम से उत्तर दिया गया है, ए और बी दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, परंतु फिर बाद में आपका बी जो है वह कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। कभी कभी यह विकल्प भी बदल देता है, या विकल्प ऊपर नीचे कर देता है, आसान क्वेश्चन होता है, जबकि हमारा माइंड सेट होता है अच्छा बी यह रहेगा, तो यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है। ए जो है यह अभिकथन जो है कथन वह सही है, जबकि शुष्कता का चरण था यह ऑप्शन आपका यह गलत है, कारण गलत है इसका। आइए हम लोग व्याख्या कर देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल, नूतन मतलब नवीन जो है, भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पहला आपका सही है। लगभग 8000 ईसा पूर्व जलवायु परिवर्तन के कारण इस युग में शुष्कता नहीं था, शुष्कता नहीं था, जबकि आपका कारण में क्या दिया गया है, शुष्कता था। यानी 8000 बीसी अगर आज के देखेंगे तो 8000 बीसी तो वर्तमान समय में आपकी 21वीं शताब्दी यानी कि 10,000 साल पहले की यह बात कही गई है। परिवर्तन के कारण शुष्कता नहीं थी वरन नमी उपस्थिति थी, क्योंकि तभी लगभग शीत युग की समाप्ति हुई थी। जैसे आपका शीत युग का मतलब कि पूरा बर्फ से ढका था, वह धीरे धीरे वह चरण समाप्त हुआ था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां। तो इनका जो वास्तविक नाम था वह आपका शाही खान था। इन्हीं को अकबर भी कहा जाता है। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, और यह काफ़ी सहिष्णु थे। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासन किए थे, और यह 1420 से लेके 1470 ईस्वी तक किए थे, और इनका उपनाम जो था वह बादशाह था। यह भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना।
या आपका अगर क्रम से देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है वह सही है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वह आपका चाकन के किले पर विजय जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने, फिर उसके बाद तीसरा आता है मुगलों से उनका मतभेद प्रारंभ हो जाता है, उस समय औरंगजेब का शासन था। फिर उसके बाद जो आपका सेकंड आता है अफजल खां का जो प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। आप लोग जानते ही हैं शिवाजी ने किस चतुराई के साथ उसको धराशाही किया था अफजल खां को, तो यह भी है। फिर चौथा जो है वह आपका सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, यही आपका ये ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। शिवाजी द्वारा सबसे पहले 1643 ईस्वी में सिंघलगढ़ दुर्ग इन्होंने जीता था, किंतु 1647 में पुनः मुगलों के अधीन चला गया। इसके बाद 1643-44 में ही चाकन, पुरंदर, सूपा, जावली पर अधिकार कर लिया। इसके मुगलों से मतभेद इनका शुरुआत जो हुआ था वह आपका 1657 ईस्वी में हुआ था, और अफजल खां का प्रकरण आपका उसी के 2 साल के बाद 1659 में हो गया था, जबकि सूरत के बंदरगाह पर लूट इन्होंने 1664 ईस्वी में किए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खां गारदी, हकीम खां सूर, तरदी बेग, मोहम्मद लोदी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वह बी है। और हल्दी घाटी का युद्ध सभी लोग जानते हैं 1575 ईस्वी में हुआ था, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे कविताओं में भी यह पढ़ाया जाता है, क्योंकि चेतक इनका जो घोड़ा था वह इसी युद्ध में शहीद हो गया था। जो यह युद्ध लड़ा गया था यह आपका 18 जून 1576 में लड़ा गया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह हम कभी मिलान के लिए कभी कूट के रूप में यह पूछ देता है। आइए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स गेंटगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह आपका डी ऑप्शन सही है, चूँकि यह प्रयास किए थे लेकिन वह हत्या नहीं कर पाए थे। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कलकत्ता के क्रूर कमिश्नर चार्ल्स गेंटगार्ट की हत्या का प्रयास गोपीनाथ साहा नामक बंगाली युवक ने किया था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए थे, यानी वह हत्या नहीं कर पाए थे। प्रयास किए थे लेकिन विफल हो गए थे। आइए सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। इधर आपका आंदोलन और विद्रोह दिया गया है, इधर वर्ष दिया गया है। इसको मिलाना है और बहुत ही आसान होता है। जैसे आपका दिया गया है पहला तेभागा आंदोलन, मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन जो हुआ था यह 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। जो पहला है, पहला का आपका डी सही है, यानी कि तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था। जबकि मोपला आंदोलन देखा जाए तो मोपला आंदोलन आपका 1921 में हुआ था। और पवाना जो किसान विद्रोह था यह पंजाब में हुआ था, और यह आपका जो हुआ था यह आपका 1879-80 में हुआ था। वहीं अगर बंगाल नील विद्रोह की बात की जाए, नील दर्पण वह पुस्तक है उसी पर लिखी गई है, यह 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था, 1859-60 में। तो आपका ऑप्शन जो है यह ऑप्शन आपका डी सही है। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं।
मोपला जो विद्रोह था यह किसान विद्रोह था और यह केरल में था। जो किसान जमींदार थे उन्हीं के विरुद्ध था। यह 1921 में हुआ था। अगर तेभागा आंदोलन की बात की जाए तो 1946-47 में हुआ था और इसमें लगान को लेकर यह था। लगान की बहुत ऊंची दर थी तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध चौकीदारी कर वसूला जाता था। और इसके जो नेता थे यह महत्वपूर्ण है, जतरा भगत थे। और नील विद्रोह की बात की जाए तो यह 1859-60 में शुरू हुआ था और पवाना जो किसान विद्रोह है यह 1979-80 में हुआ था। तो आप लोग विद्रोह और आंदोलन इन सबको आप लोग रट लीजिएगा, इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आइए हम लोग कथन कारण देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। यह सही है, चूंकि हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला जो है ए और बी दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा जबकि आपका है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। यह जो है इसका सही व्याख्या नहीं करता है दूसरे कथन के अनुसार। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और अगर हम लोग देखें डी ऑप्शन तो डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका ए गलत है जबकि आर सही है, परंतु आर सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज जो देश की शक्ति में इनका सबसे महत्वपूर्ण रूप में उभरे थे और इनके पास एक भारतीय राष्ट्रीय एकीकृत संकल्पना थी इनके पास। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर आपका संपादक और लेखक दिया गया है, इधर अखबार पत्रिका और पुरस्कार दिया गया है। पहला जो है अरविंदो घोष वंदे मातरम और दूसरा जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, फिर एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो आप लोग जैसा देख रहे होंगे इसमें जो बी ऑप्शन है यही असुमेलित है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का यह नहीं था। अगर वहीं बात की जाए एनी बेसेंट का तो यह न्यू इंडिया था और महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब चौरी चौरा का कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी अलग थलग पड़ गए थे, तो उसी में इन्होंने यंग इंडिया में ही लिखा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। और एनी बेसेंट का यह पुस्तक जो है न्यू इंडिया, यह होम रूल आंदोलन के समय काफ़ी चर्चा में रही थी। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अरविंद घोष 1906 में वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का 1914 में, अगर होम रूल आंदोलन का आप लोगों को याद होगा तो यही समय है, उसी समय इसका प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया 1909 में प्रकाशन किया था और सुधारक पत्र का संपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और होम रूल आंदोलन दो लोग किए थे, एक तिलक थे, एक आपके एनी बेसेंट थी। मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। आप लोग वर्तमान समय में जो जानते हैं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसी का पूर्व नाम जो था वह आपका मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी।
और इसके संस्थापक जो थे वह सर सैयद अहमद खान थे। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1975 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा, इनकी जो मकबरा है उसे बहू बेगम का मकबरा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है या स्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो ऑप्शन आपका डी जो है यह सही है, क्योंकि इनका जो मकबरा है वो आपका फैजाबाद जो अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं पर इनका मकबरा है और इनके मकबरे को बहू बेगम का मकबरा भी कहा जाता है। आइए हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, जिनका उपनाम बहू बेगम था, का मकबरा फैजाबाद में अवस्थित है। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। इन्हें वजीर उल ममालिक ए हिंदुस्तान, नवाब मिर्जा जलालुद्दीन हैदर खां आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता था, जाना जाता था। नवाब की बेगम का असली नाम इस्मत उल जोहरा उर्फ बहू बेगम था। बहू बेगम से बेवफाई के कारण शुजाउद्दौला को बेवफा बादशाह कहा जाता था। यह ध्यान रखिएगा आप लोग, बेवफा बादशाह कहा जाता था। लेकिन फिर भी बहू बेगम शुजा से इतनी मोहब्बत करती थी कि बक्सर की लड़ाई में शुजा की तंगहाली के दौरान इन्होंने अपनी नथ तक बेच डाली थी। आप लोग जैसे जानते हैं बक्सर की युद्ध में तीनों उत्तर भारत की जो शक्तियां थीं उनको एक साथ अंग्रेज़ों ने पराजित किया था। पहला अवध और दूसरा मुगल शासक जो उस समय थे, और तीसरा बंगाल के जो नवाब थे। और वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई थी। उसी के बाद आपका इलाहाबाद और कड़ा का जो संधि होता है उसी के बाद होता है 1765 में। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मनु सुव्रतनाथ, पद्म प्रभु। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आपका दिया गया है, इसमें जो होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अभिनंदन पहले आएंगे, फिर उसके बाद चौथे पद्म प्रभु आएंगे, फिर उसके बाद विमल नाथ आएंगे, फिर मुनि सुब्रत नाथ आएंगे। आइए हम लोग इस प्रश्न को डिटेल में देख लेते हैं, इसके व्याख्या को। पहले जो तीर्थंकर थे आपके जैन में वह ऋषभ नाथ थे, फिर अजीत नाथ आते हैं, फिर संभव नाथ, फिर अभिनंदन नाथ, फिर सुमति नाथ, फिर पद्म प्रभु, फिर सुपा पार्श्वनाथ, फिर चंद्र प्रभु, फिर पुष्प दंत आते हैं, फिर शीतल नाथ आते हैं, फिर श्रेयांश नाथ आते हैं, फिर वासु पूज्य आते हैं, फिर विमल नाथ आते हैं, फिर आपके अनंत नाथ आते हैं, फिर धर्मनाथ आते हैं, शांति नाथ आते हैं, फिर कुंदू नाथ आते हैं, फिर अटनाथ आते हैं, फिर मल्ली नाथ आते हैं, फिर उसके बाद आपका जो आता है क्रम आपका मुनि सुब्रत नाथ का आता है, फिर उसके बाद नेमिनाथ आते हैं, फिर पार्श्वनाथ, और सबसे लास्ट में आपके महावीर स्वामी आते हैं, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनको वास्तविक संस्थापक और जिन्हें केवलत्व की भी प्राप्ति होती है, जिन्हें जिन विजेता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो जहाँ नहीं या है रहे उसे आप लोग अंडरलाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों में
गलतियां हो जाती हैं और एक दो क्वेश्चन हमारे इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सबसे पहला है कंबोज, राजपुर, हाटक, अस्मक, पोतन, पोटिल, सूरसेन, कौसाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यही सुमेलित नहीं है, सूरसेन, कौसाम्बी। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। 16 महाजनपदों का वर्णन आपका बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में चौथा निकाय है। इस निकाय का हिंदी अनुवाद अदंत आनंद कौशल्यायन ने किया था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा है, वत्स की राजधानी कौसाम्बी है। यह ध्यान दीजिएगा, आपका वत्स जो है इसकी राजधानी कौसाम्बी है और अन्य विकल्प सभी सही हैं। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, मालवा, कन्नौज, गौड़। तो अगर आप लोगों को कभी भी कहानी पढ़ने के लिए मिले तो आप लोग शेर शाह सूरी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर देखा जाए एक कम समय में भारतीय शासन व्यवस्था में जो भारत के नवीनता देने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है। शेर शाह सूरी का बहुत ही कम समय में शासन था। इन्होंने जब कलिंजर का विजय के लिए गए तो वहाँ पर या आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहे थे, उसी समय गोला जो था वह आपका दीवार से टकराया, आकर गोले जितने रखे गए थे बारूद उस पर गिरा और यह बुरी तरह जल गए। और उसी युद्ध के ही दौरान जब विजय हुआ उसी के जस्ट बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो अंतिम जो विजय था यह आपका कलिंजर का था। आइए हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। और शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह आपका दिमाग से उतर गया। जो मकबरा है वह आपका सासाराम बिहार में है और इतना अच्छा है, इतना इसमें बनाया गया है। चारों तरफ इसके आपका तालाब है और बीच में यह मकबरा है और यहाँ से आपका यह लिंक करता हुआ एक वह बना है, रास्ता है जाने के लिए। अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो ज़रूर जाइएगा देखने के लिए। तो वहीं पर इनका मकबरा है और यह अफगानी शैली में यह बना हुआ है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान जो था वह कलिंजर के किले के विरुद्ध था। कलिंजर दुर्ग का प्राचीनता का प्रमाण इस बात से सिद्ध होता है कि यहाँ पर अभिलेखों में भगवान राम के दुर्ग आगमन का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि भगवान श्री राम का आपका उस दुर्ग में आए थे ऐसा उल्लेख मिलता है। कलिंजर दुर्ग कोटि तीर्थ में करीब 20,000 वर्ष पुरानी शंख लिपि हैं और इसी में भगवान राम के कलिंजर आने का उल्लेख है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वह सबसे पहला ऑप्शन सही है, यानी कि खानवा का युद्ध सबसे पहले होता है, फिर आपका चौसा का होता है, फिर उसके बाद आपका कन्नौज का होता है, तब उसके बाद तालीकोटा का युद्ध होता है सबसे लास्ट में। आइए हम लोग आगे डिटेल में डेट वाइज देख लेते हैं, क्योंकि डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इन युद्ध के लिए। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 को लड़ा हुआ था और चौसा का जो युद्ध था यह आपका हुमायूं तथा शेर शाह के बीच
1539 में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो था वह 1540 में हुआ था, जबकि ताली कोटा का युद्ध जो था वह आपका 1565 में हुआ था। जो 1565 में हुआ था यह युद्ध अकबर के समय हुआ था, जबकि ऊपर के जो युद्ध थे आपके यह 1539 और 1540 यह हुमायूं के समय हुए थे, जबकि 1527 यह युद्ध जो था वो बाबर के समय था। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, टका, रुका। तो नीचे की सभी मुद्राएं थीं, लेकिन आपका रुपया नहीं था, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्यारोहण मतलब अभिषेक के बाद रायगढ़ में एक टकसाल की स्थापना की। इनकी स्वर्ण मुद्रा को होन कहा जाता था तथा ताम्र मुद्रा को शिवराई कहा जाता था। शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्राएं लारी, टका तथा रुका थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। तो इसमें जो ऑप्शन सी है यही सही है। राजा शिव प्रसाद जो थे वह इनके सहयोगी थे। आइए डिटेल में देख लेते हैं कि स्थापना जो किए थे यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। जो एंग्लो मोहम्मडन जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व नाम था, उसका भी यही स्थापना किए थे और शिव प्रसाद इनके सहयोगी के रूप में थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ये आपका है स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। तो आपका जो एन.जी. रंगा हैं इन्हीं को महासचिव के रूप में चुना गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। यह बिहार में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। जबकि इसके पहले महासचिव एन.जी. रंगा थे, एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। यह तीनों जो मैं बतलाया हूँ इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि यह फैक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। यह सब विलय की जो बात हो रही है यह अंग्रेजों के उपनिवेश काल के समय की बात हो रही है, न कि वर्तमान समय में या जो आपकी आज़ादी के समय 1935-35 की बात नहीं हो रही है, यह पहले की बात हो रही है। तो अगर हम लोग देखें तो आपका जो बी ऑप्शन है यह सही है। सबसे पहले जो इसमें आया है वह आपका तीसरा पंजाब का विलय होता है। उसके बाद पहला सिक्किम का विलय 1850 के आसपास होता है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपका चौथा यानी कि बर्मा का विलय। उसके बाद झांसी का विलय, झांसी का विलय 1853 के आसपास हुआ था। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं।
सिक्किम का विलय जो हुआ था वह 1850 में हुआ था। पंजाब का विलय जो हुआ था वह आपका 1849 में हुआ था। बर्मा का विलय, बर्मा का पूर्व नाम श्याम भी है, बर्मा का विलय आपका 1852 में, और वर्तमान नाम बर्मा को आप लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। झांसी का विलय जो है वह 1853 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में नहीं दी गई थी, विरोध में नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुली को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। नीचे यहाँ पर जो होगा सजा नहीं दी गई थी। निम्नलिखित जो कूट दिए गए हैं उनमें से सही है तो आपका पहला जो ऑप्शन है केवल 1, बी जो है वह केवल 2, जबकि सी जो है वह 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। तो आपका जो ऑप्शन बी है यही ऑप्शन सही है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुली को नमक कानून तोड़ने के लिए सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मार्च 1930 में होती है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा, हुई थी। गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार कथन एक गलत है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुली वहाँ था, मुंशी है, को भी नमक कानून की सजा सरकार ने दी थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। नीचे जो कूट दिए गए हैं यह आपका उसी क्रम में है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है यह ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले जो होता है वो आपका दांडी यात्रा होता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है मार्च 1931 में, फिर उसके बाद जो होता है वह सांप्रदायिक घोषणा पत्र होता है। आप लोग जैसा जानते हैं अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में चूँकि एग्रीमेंट पर साइन कोई और किए थे, लेकिन यह जो घोषणा किया गया था यह इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के जो उस समय थे उनके द्वारा यह घोषणा किया गया था। और इसके बाद विवाद पड़ता है तो आगे समझौता होता है, और फिर उसके बाद जो आता है वो आपका दूसरा पूना समझौता है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की थी और यह 24 दिनों तक यात्रा चली थी। यह यात्रा साबरमती से दांडी तट पर थी, क्योंकि नमक पर कर लगाया जाता था, उसी को कर को हटाने के लिए गांधी जी ने यह यात्रा किए थे। और यह सांकेतिक यात्रा थी, क्योंकि हाथ से नमक बनाना और इस कानून को तोड़ना। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1952 को, यह 1932 है, यहाँ पर 1932 को संपन्न हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ था। यहीं जब यह विवाद बढ़ता है सांप्रदायिक घोषणा का, तो आपका पूना समझौता आगे चल के होता है, बात जब आगे बढ़ जाती है। तो आइए हम लोग अपने नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे नोटबुक आईएएस संस्थान द्वारा एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है और यह बायोलिंगुअल है आपका,
और बेसिक से आप लोगों की एडवांस तक आप लोगों की जानकारी विकसित की जाएगी। और आप लोग जैसा जानते हैं कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो उसके लिए आपका एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण है कि उसका अगर जितने बार आप उसका अध्ययन कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं उतनी ही बार आपको नई नई चीज़ें नई नई जानकारियां मिलेंगी। बहुत पतली बुक होती है लेकिन पढ़ते समय आप एक बार पढ़ेंगे तो दूसरे बार कुछ और उसमें से जानकारी आपकी ज्ञान में इजाफा होगा। तो इसलिए हम लोग इसका आपका फाउंडेशन कोर्स कर चला रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़िए और अपने जो सफलता है इसको आप लोग सुनिश्चित कीजिए। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लें। हमारा नोटबुक आईएएस संस्थान विभिन्न जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में कराया जाता है। और आप लोग जैसा जानते हैं 11 फरवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और यह आरओ का आपका एग्ज़ाम है। आप लोगों को हमारे नोटबुक आईएएस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग खूब तैयारी कीजिए। साथ ही साथ रिपब्लिक डे को देखते हुए हमारा जो 75वीं रिपब्लिक डे है इसी में जो 60 टेस्ट सीरीज का है इसको हम लोग मात्र 75 रुपये में कर दिए हैं। तो हम लोग गो का यह जो नोटबुक एजुकेशन फॉर ऑल आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको लॉगिन कीजिए और बहुत ही यह समझ लीजिए बेहद ही कम कीमत है और इसको सब्सक्रिप्शन लीजिए और रोज़ 2-2 3-3 पेपर हिंदी का और आप जीएस का सॉल्व कीजिए ताकि आपको यह लगे कि हमारा अभी किस लेवल पर तैयारी पहुंचा है। जो कि आपका करीब 10-15-20 दिन है उसके दरमियान आप उस चीज़ को नोटिस कीजिए और उस तैयारी को इन्हेंस कीजिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और एक और है, अगर मान लीजिए आप दूसरा लेना चाहते हैं तो दो हमारा टेस्ट सीरीज है। एक 60 पेपर का है और एक 30 पेपर का है। 30 जो पेपर टेस्ट हैं वह मात्र 51 रुपये में है और आप इसको भी आप लोग गूगल प्ले स्टोर से नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए और इसको डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन के बाद आपका कई आइकॉन आएंगे उसमें आपको यह दिखाई देगा, उसी पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और रोज़ 2-2 3-3 पेपर आप दीजिए। जब भी खाली बैठ रहे हो तो दीजिए और यह नोटिस कीजिए कि हमारा कौन सा पार्ट कितना सही है और किस पर और फोकस करना चाहिए ताकि कम से कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। आइए हम लोग नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो लोग आरओ अथवा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए लगे हैं अथवा कोई भी एग्ज़ाम के लिए उनको हमारे चैनल को इसको बतलाइए। साथ ही साथ हम लोग वनडे एग्ज़ाम के लिए भी हमारा द क्लासमेट गुरु जो है चैनल है उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम लोग यूपी पुलिस का भी पेपर करा रहे हैं ऑनलाइन मोड में तो उसको दीजिए क्योंकि उसमें 60,244 पद हैं। आप लोग जितना जुड़ेंगे, जितना टेस्ट सीरीज देंगे उतना आपको कमियां अपनी महसूस होंगी और उसको सुधार करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।